नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज पर इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, उसमें बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का जो पेपर है भाई, बीए सेकंड सेमेस्टर का, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। क्वेश्चंस के साथ आंसर बताऊंगा, तो कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही YouTube चैनल ऐसा है जिसपे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर के क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे भाई। आपका हिंदी लिटरेचर का पेपर, उसका नाम रहेगा कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास पेपर में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उनके आंसर से बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरी वीडियो को सुनना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है जिसने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का नाम है झुंझुनू एजुकेशन, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से ज्वाइन कर लो, या आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके सर्च करो झुंझुनू एजुकेशन, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो भाई, सारे विद्यार्थी इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस इंस्टाग्राम पे आप अपनी समस्या पूछ सकते हो, आपको जिस सब्जेक्ट इंपोर्टेंट आप उसका मैसेज कर सकते हो, और भी राजस्थान यूनिवर्सिटी संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज में बता सकते हो, और हम सारी अपडेट आपको इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से दे ही देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो और जितने अपडेट्स हैं वो अपलोड हो तो आपके पास मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक भाई नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलो भाई, पहली यूनिट है, देखो 4 यूनिट्स रहेंगी, 4 यूनिट के जो अच्छे क्वेश्चन है ना वो बताऊंगा आपको। आप बस वीडियो अंत तक बने रहना, पूरा सुनना, तो बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास में इतना मजा आएगा इतना आपने सोचा भी नहीं होगी। हिंदी क्लास मजा आता है, आना स्वाभाविक है, तो सारे लोग वीडियो अंत तक बने रहें। पहला है कहानी की परिभाषा, स्वरूप और प्रमुख तत्वों की विचार कीजिए कि कहानी है क्या। अपन ने बहुत बार कहानी सुनी है, दादा दादी जी से कहानी सुनी है, तो कहानी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके तत्व क्या है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे लोकप्रिय रोचक विधा जिससे मानव जीवन में किसी एक पक्ष घटना या मनोभाव का मार्मिक चित्रण हो। कि भाई कोई ऐसी घटना जिसको लोग आपको बताते हैं, आप सुनाते हैं, फिर आप उसको सीखते हो, और एक मतलब सच्ची घटना और मनोभाव का मार्मिक चित्रण हो, उसको हम कहानी बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है मित्रों जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। कि प्रेमचंद जी कहें कि कहानी एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। तो वो मनोभाव है उसको प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होना चाहिए। उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सब उससे एक भाव को पुष्ट करते हो, कि जो उसकी शैली है, उसका जो कथा है, विन्यास है, वो सारी उसकी एक ही शैली को और एक ही भाव को पुष्ट करते हैं। स्वरूप क्या है? कहानी का आकार प्राय संक्षिप्त होता है, मतलब कहानी छोटी होती है, यह उपन्यास की तरफ संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन नहीं होती। मतलब कहानी छोटी होती है, उपन्यास विस्तृत होता है, बल्कि जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना या मार्मिक क्षण पर केंद्रित होती है। कि जीवन में बिता हुआ कोई ऐसी घटना हो, जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप आगे जाके 10-12 साल बाद बताओगे कि हमारे टाइम में सेमेस्टर लागू हुआ था, इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। मतलब आज की बात आप बता रहे हो, घटना बता रहे हो, तो वो कहानी मानी जाएगी। इसका प्रभाव बहुत तीव्र, एकाग्र और सीधा पाठ को हृदय तक पहुंचने वाला होता है। जो इसको पढ़ते हैं ना, उसके हृदय तक तीव्र इसमें पहुंचता है। प्रमुख तत्व क्या है भाई? 6 प्रमुख तत्व माने गए भाई कहानी के। पहला, कथा वस्तु, यह कहानी का मूल ढांचा है, घटनाओं क्रम जो आरंभ मध्य विकास चरम सीमा से होते हुए अंत तक पहुंचता है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है भाई, फिक्स है कि इतने पात्र थे, सारे फिक्स है पहले से। लेखक इन पात्रों को व्यवहार विचारों माध्यम कहानी की जीवन बनाता है। संवाद या कथोपकथन, पात्रों के बीच की बातचीत, यह स्वाभाविक संक्षिप्त और कथा को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। देश काल और वातावरण, घटना किस समय किस स्थान पर घटित हो रही है उसका सज्जी चित्रण ही वातावरण कहलाता है। यह कहानी को यथार्थवादी बनाता है। भाषा शैली, लेखक प्रस्तुत करने का ढंग, कि भाई जो कहानी लिख रहा है वो कहानी किस प्रकार से लिख रहा है, उसके लिखने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, परिवेश के अनुकूल सरल प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उधर से केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि हर कार्य में जीवन का कोई सत्य संदेश या आदर छिपा होता है मित्रों। ये 6 इसके तत्व होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी जो कहानी है उसका उद्भव विकास के चरण क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। आपकी पहली यूनिट में आपको दो चीजें पढ़नी है, कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है। इनको पढ़ लोगे तो आपका भला हो जाएगा भाई, अच्छे नंबर ले जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो हिंदी कहानी का जो उद्भव विकास है उसके प्रमुख चरण क्या है? देखो, हिंदी कहानी का उद्भव 20वीं शताब्दी है, उसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ माना जाता है। इस पत्रिका का नाम ध्यान रखना कि हिंदी कहानी का उद्भव कौन सी पत्रिका के समय माना जाता है? सरस्वती पत्रिका 1900। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को प्राय हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया गया था। हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी? इंदुमती। और किसने लिखी थी? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। इनके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद पूर्व युग, यह कहानी का आरंभिक काल था, जो पहला काल था। इस समय की कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सुधार, उपदेश देना था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी थी इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, जो अपने शिल्प और यथार्थवादी कारण एक मील का पत्थर साबित हुई। भाई सबसे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे उनकी कहानी थी उसने कहा था, ये कहानी आगे भी आएगी, इसके बारे में पढ़ना अपन को। दूसरा आता है प्रेमचंद युग। पहले तो प्रेमचंद से पूर्व का युग और फिर प्रेमचंद युग। यह हिंदी कहानी का स्वर्णिकाल है। प्रेमचंद ने कहानी को टिलिप्स और कहानी जो कल्पना से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा किया। उन्होंने पुस की रात, कफन जैसी कहानियों में किसानों और आम आदमी की पीड़ाओं को उकेरा। वही जयशंकर प्रसाद ने भावपूर्ण और ऐतिहासिक कहानियां लिखी। प्रेमचंद्र जी के युग के बाद का युग, ठीक है, 1900। देखो आप इनकी डेट याद रख लेना, 1936 से 1950, ठीक है, इसको डेट याद रख लेना। नई कहानी और समकालीन युग, 1950 से अब तक की जो भी कहानियां है वो है नई कहानी और समकालीन युग। स्वतंत्रता के बाद नई कहानी आंदोलन, कमलेश्वर राजा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव का सूत्रपात हुआ। इसमें आधुनिक जीवन और अकेलेपन, अजनबी और टूटते रिश्तों का भेद प्रमाणिक चित्रण हुआ। आज की समकालीन कहानी स्त्री, दलित, आदिवासी विमर्शों के साथ जीवन की हर जटिलता को पूरी संवेदनशीलता व्यक्त कर रही है। आज की जो कहानी, अब जो अपन कहानी लिख रहे हैं वो नई कहानी और समकालीन युग उसको मानते हैं भाई। यार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो जितने लोग जुड़े हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ढूंढना पड़े, आपके पास डायरेक्ट हम अपलोड करके आपको डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। मेरा और आपका संबंध सीधा होना चाहिए। इसलिए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ना, ताकि सारी क्लासेस मिलती रहे। उपन्यास की परिभाषा, मैंने कहा ना कहानी और उपन्यास, पहली यूनिट में 2 पॉइंट पढ़ने आपको। कहानी और उपन्यास होते हैं, तत्वों के चरण क्या है, बस इतना ही पढ़ लोगे तो पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे नंबर ले जाओगे, कंप्लीट नहीं अच्छे नंबर ले जाओगे। उपन्यास, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ समीप रखा हुआ, अतः वह गद्य जो मनुष्य को अपने जीवन का प्रतिबिंब लगे, कि मनुष्य के जीवन को खुद का प्रतिबिंब लगे, उसको अपन उपन्यास बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण समझता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास का स्वरूप, उपन्यास गद्य साहित्य की सबसे विस्तृत और व्यापक विद्या है। जहां कहानी जीवन के किसी अंश को दर्शाती है, वही उपन्यास संपूर्ण जीवन का एक समग्र और सचिव चित्र प्रस्तुत करता है। इसका कैनवस अत्यंत विशाल होता है। इसमें एक मुख्य कथा के साथ साथ कई प्रासंगिक कथाएं भी समानांतर चलती रहती हैं, जो मुख्य कथा को पुष्ट करती हैं। उपन्यास के तत्व कौन से हैं? वही है भाई, सेम कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये इसके तत्व रहने वाले। हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो वही बात है भाई, हिंदी उपन्यास का जो आरंभ है 19वीं शताब्दी में हुआ। पहला बिंदु, पहला उपन्यास कौन सा था? परीक्षा गुरु था। किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास द्वारा। वही इसके भी भाई, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, समकालीन युग, ठीक है। इस प्रकार से यूनिट 1 कंप्लीट होती है। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब तक शेयर कर देना भाई। यूनिट 2 है, इसमें पहला आया था उसने कहा था। अरे भाई किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था? उसने कहा था कहानी का कथासार शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अच्छा कृष्णा भाई, तो कहानी का कथासार क्या है? यह कहानी निश्चल प्रेम, शौर्य, त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी देखो पूरा चीज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, पहले पढ़ेंगे। एक 12 साल का लड़का है जिसका नाम रहता है लैना सिंह। वो 8 साल की लड़की के प्रति आकर्षित होता है और एक दिन वो लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारी सगाई हो गई? तेरी कुड़माई हो गई? क्या तुम्हारी सगाई हो गई? तो लड़की कह रही थी हाँ मेरी सगाई हो गई। तो लड़का के हर्ट हो जाता है
लड़का दुखी होता है कि यार इसकी सगाई तो होगी। जैसे आप किसी को पूछते हो, किसी को प्रेम करते हो, तो उस लड़की से पूछो क्या तुम्हारी सगाई होगी, तो वो कहते हैं हाँ हो गई, तुम्हारा दिल टूटता है ना, वही बात हुई। फिर क्या है कि 25 वर्ष बाद है ना, लैला सिंह ब्रिटिश सेना का जमादार बन गया, सेनापति जमादार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के मोर्चे पर जा रहा था, तो बीच में वह अपने सूबेदार के पास रुकता है जिसका नाम है हजारा सिंह। जब सूबेदार के घर रुकता है तो वो देखता है कि सूबेदार की जो पत्नी है सूबेदारनी, वह उसकी वही 25 वर्ष पहले वाली प्रेमिका है जिसके प्रति वह आकर्षित होता है। ठीक है, समझ दो, ये लिखा है ना, सूबेदारी वही लड़की है, मतलब वही लड़की है जिससे वो प्रेम करता है। अब सूबेदारनी कहती है कि मेरी आपसे एक विनती है कि युद्ध के अंदर मेरे पति हजारा सिंह और मेरे पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। तो लैला सिंह कहता ठीक है करेंगे। समझना भाई, उसने कहा था, इस कहानी को आप समझ जाओगे ना, मैं जो बता रहा हूं उस बिंदु को आप लोग पढ़ोगे, जो समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो फिर वो वादा निभाने की कोशिश करता है, और युद्ध में जाते हैं तो वो उनके बेटे और उनका हजारा सिंह का दोनों का ख्याल रखता है और उनको वापस भेज देता है, और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, खुद वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन लैला सिंह वीर गति को प्राप्त होने के बावजूद भी जो अपनी प्रेमिका है, उसका पति था हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, उसकी रक्षा करता है और उन दोनों को वापस घर भेज देता है सही सुरक्षित। तो सही बात है ना। उसने कहा था अत्यंत सटीक और मनोविज्ञान कौतूहलवर्धक है। शीर्षक पढ़िए, पाठ्य के मन में प्रश्न उठता है कि किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था। मैंने पहले बताया ना किसने कहा था, क्या कहा था और किसने कहा था। तो लैला सिंह ने पत्नी से कहा था रक्षा करूंगा, और पत्नी क्या प्रेमिका, भाई प्रेमिका से कहा था रक्षा करूंगा तुम्हारे पति और बच्चों की, और उसने की भाई। तो भाई उसने कहा था पूरे अनायास से, मैंने बता दिया आपको। एक लड़का था 12 साल का, ध्यान सुनना, एक 8 साल की लड़की से प्रेम करता था। फिर लड़की से पूछता है कि तुम्हारी सगाई होगी, तो लड़की कहती है हाँ जी मेरी सगाई होगी। तो उसके दिल में हाथ पहुंचती है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। 25 वर्षों बाद लैला सिंह वो ब्रिटिश सरकार में एक जमादार बनता है। फिर वह फ्रांस के मोर्चे पर जा रहा होता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो अपने जमादार अपने सूबेदार के यहाँ रुकता है। सूबेदार का नाम होता है हजारा सिंह, और सूबेदार के घर रुकता है तो वह देखता है कि सूबेदार की जो सूबेदारनी है वो उसकी वही प्रेमिका है 25 साल पहले वाली, वही प्रेमिका है 25 साल पहले वाली। ठीक है, तो प्रेमिका कहती है कि मेरी एक विनती है कि आप युद्ध में जा रहे हो तो मेरे पति और मेरे बच्चे को बचाना। ठीक है, तो वह बचाने का प्रयत्न करता है और उनको बचाकर बेचकर खुद वीरवती को प्राप्त हो जाता है, अपना वादा निभाता है। देखो उसने कहा था कहानी प्रेम त्याग और कर्तव्य भावना की विवेचना कीजिए। जैसे देखो निश्चल और साधु प्रेम था भाई, लैला सिंह का प्रेम वासना अधिकार या स्वार्थ से कोसों दूर था। भाई वो हर बात को मानता था और निश्चल था, कोई छल नहीं था उसके प्रेम में। असीम त्याग था, सच्चे प्रेम की चरण परिणति त्याग में होती है, और लैला सिंह इसका सर्वोच्च उदाहरण है। फ्रांस के मोर्चे पर कड़ाके ठंड में वह अपनी गर्भदशी उठाकर बीमार जोधा सिंह को देता है जो सूबेदारनी का पुत्र होता है, और खुद ठंड सहता है और उन दोनों को घर भेज देता है और खुद वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य निष्ठा क्या है? कर्तव्य निष्ठा लैला सिंह एक वीर सैनिक जो पूरी बहादुरी और निष्ठा से अपनी पलटन के प्रति सैन्य कर्तव्य निभाता है। इसके साथ ही सूबेदारनी द्वारा आंचल पसारकर मांगे गई प्राण रक्षा के वचन को वह अपना परम मानवीय और नैतिक कर्तव्य मानता है। तो सूबेदारनी ने आंचल पसारकर जो प्राण रक्षा के वचन मांगे थे उनको निभाता है। आजकल के लोग तो क्या ऐसी बात हो जाए तो मार उड़ दें, इसलिए कर्तव्य निष्ठा थी। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, कहानी में प्रेम ही लैला सिंह को त्याग के प्रति प्रेरित करता है और सही त्याग उसके कर्तव्य का रूप ले लेता है। इन तीनों प्रवृत्तियों की इसी त्रिवेणी ने कहानी को अद्वितीय और अमर बना दिया। नेक्स्ट है पुस की रात। कहानी में किसान जीवन एवं सामाजिक यथार्थ। पुस की रात यानी जनवरी की रात। प्रेमचंद की कहानी अच्छी है भाई। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पुस की रात भारतीय ग्रामीण जीवन की विडंबनाओं, किसानों की असीम पीड़ा को एक अत्यंत यथार्थवादी और मार्मिक दस्तावेज है। यह कहानी मुख्य रूप से गरीब किसान हल्कों की व्यवस्था और मजबूरी की इर्द गिर्द घूमती है। पहले इस कहानी का थोड़ा सारांश मैं बताता हूँ। 22 में रहता है, हल्कू रहता है किसान। वह क्या है कि रात में अपने खेतों में अपनी फसल की रक्षा करता रहता है। गरीब किसान है, लेकिन वो क्या करता है कि भाई खेत है, ठीक है, एक मिनट को, हाँ, एक बार क्या होता है कि नील गायों का जो झुंड है
वह उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देता है, लेकिन वह थोड़ा खुश होता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि अब क्या करोगे, अब तो आपको पेट पालने की मजदूरी करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। तो हल्कू का जो जवाब होता है वही इस कहानी का संदेश है कि भाई कम से कम रात को यहाँ ठंड में तो नहीं भीगना पड़ेगा, ठंड में तो नहीं बैठा रहना पड़ेगा। तो ऋण ग्रस्तता और शोषण पहला सामाजिक यथार्थ बिंदु है। हल्कू हाड़ कपाने वाली ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के 3 रुपए बड़ी मुश्किल से कमाता है, बचाता है, लेकिन महाजन की बेइज्जती से बचने के लिए अपनी पत्नी मुन्नी के विरोध के बावजूद वह रकम महाजन को सौंपनी पड़ती है। यह उस समय की शोषण महाजनी व्यवस्था पर कड़वा यथार्थ है कि उस टाइम महाजन थे वो किस प्रकार से ऋण लेते थे। गरीबी और हार्द और संघर्ष, मतलब भाई हल्के फल्के छोटे पूरे कपड़े पहनता था भाई, गरीबी है तो गरीबी संघर्ष बताता है। मनोविज्ञान टूट था, मैंने बताया ना अभी कि वो सोचता है कि भाई रात को रहना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम दूसरा काम कर लेंगे। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलता है, ये अंत उस चरम सामाजिक यथार्थ दर्शाता जहां एक किसान खेती से निरंतर घाटे और कष्टों से इतना निराश हो चुका है कि वह मजदूर बनने से अधिक सुरक्षा और शांति महसूस करता है। ये कहानी व्यवस्था की क्रूरता पर एक गहरा प्रहार है। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है, आकाशदीप के प्रमुख पात्रों एवं संदेश का विवेचन कीजिए। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी एक उत्कृष्ट भाव प्रधान और मनोवैज्ञानिक कहानी है जो प्रेम, घृणा, अंतर्द्वंद और सर्वस्व त्याग के ताने बाने से बुनी हुई है। प्रमुख पात्र क्या है, चंपा। यह कहानी की सशक्त नायिका है। वह एक वीर, स्वाभिमानी और आदर्शवादी क्षत्रिय कन्या है। उसके मन में गहरा अंतर्द्वंद है। एक और वह जल्दू से बुद्धगुप्त से अथाह प्रेम करती है और दूसरी ओर उसे अपने पिता की हत्या कारण भी मानती है। जिससे प्रेम करती है उसको अपने पिता की हत्या कारण मानती है। वह अपने व्यक्तिगत प्रेम के ऊपर कर्तव्य और लोक सेवा को चुनती है। बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त ऐसा इंसान है जो पहले समुद्र लुटेरा हुआ करता था, लेकिन सात्विक प्रेम, चंपा का सात्विक प्रेम उसको मिला तो उसमें उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह क्रूर लुटेरे से एक शालीन, साहसी और न्यायप्रिय शासक बन जाता है। चंपा के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार भी रहता है भाई। ठीक है, कहानी का संदेश क्या है, आकाशदीप का मूल संदेश व्यक्तिगत प्रेम पर कर्तव्य, त्याग और मानवता की विजय का दिखाना है। ठीक है ना, व्यक्तिगत प्रेम पर कर्तव्य, त्याग और मानवता की विजय दिखाना है। चंपा बुद्धगुप्त से गहरा प्रेम करने के बावजूद उसके साथ भारत लौटने से इनकार कर देती है। वह उस अनजान द्वीप चंपा द्वीप के असहाय और भोले निवासियों की सेवा करने और उनके जीव में आकाशदीप जलाने का जीवन प्रेम संकल्प देती है। यह कहानी यह महान आदर्श स्थापित करती है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जमाना नहीं होता, बल्कि मानवीय हितों और अपने कर्तव्य के लिए सुखों का बलिदान करना भी है। अब चंपा उनसे प्रेम करती थी लेकिन उसको मानवीय कर्तव्य दिखते थे भाई। ऐसे नहीं कि भाई उसके साथ आ गई, वहां मानवीय प्रेम दिखता था, उससे प्रेम करती थी तो वहां, लेकिन उनको मानवीय कर्तव्य, उनको मानवीय कर्तव्य और हितों के लिए उन्होंने अपने सुखों का बलिदान कर दिया। आप लोग सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने लोग जुड़े हो, ताकि जैसे अगली क्लास हम लोग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। यशपाल की पर्दा कहानी है, उसकी सामाजिक चेतना एवं उद्देश्य को प्रकाश डालिए। पर्दा भाई मध्यम वर्गीय जो समाज, उसकी झूठी और खोखली आदर्शों और भयंकर आर्थिक विषमता है, उसका एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी दस्तावेज है मित्रों। जैसे मध्यम वर्गीय खोखलापन क्या है, कहानी का मुख्य पात्र चौधरी पीरबख्श एक ऐसे परिवार है जो अपनी पुरानी रईसी का दिखावा करने के लिए घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटकाए रखता है। यह पर्दा उसकी घोर दरिद्रता और भूखमरी के भारी दुनिया को छिपाने का एकमात्र साधन है। महाजनी व्यवस्था की क्रूरता, जब एक कुर महाजन पंजाबी कर्जदाता था, अपने कुछ रुपयों की वसूली के लिए पीरबख्श के घर पर का वह पर्दा खींचकर गिरा देता है, तो भीतर का वह भयावह दृश्य कि मतलब बाहर तो उसने पर्दा लगा रखा था, अंदर उसने गरीबी, भूखमरी और अर्धनगर औरतें थी, सबके सामने आ जाता है। वह दृश्य शोषक वर्ग की संवेदनहीनता को बेनकाब करता है। गरीबी और गरिमा, यह कहानी गहराई से दर्शाती है कि भयंकर गरीबी इंसान की गरिमा और सम्मान को कैसे तार-तार कर देती है। सही बात है भाई, गरीबी है वो गरिमा और सम्मान को तार-तार कर देती है। कहानी का उद्देश्य, इस कहानी के माध्यम से यशपाल का मुख्य उद्देश्य है समाज के उस सामंती मध्य वर्गीय मानसिकता पर तीखा प्रहार करना है जो यथार्थ का सामना करने के बजाय झूठी सांग के पीछे छिपना पसंद करता है। जो वास्तविकता में वो गरीब है, वो दिखावा अलग करता है, ये नहीं होना चाहिए ना। लेखक यह संदेश देना चाहता है कि खोखली मर्यादाओं, झूठे अभिमान को बोझ जुड़ने की बजाय
मनुष्य को जीवन की कठोर आर्थिक सच्चाई को स्वीकार कर उनका संघर्षपूर्ण मुकाबला करना चाहिए। और आपको भाई जो मैं नंबर बता रहा हूँ इस पे मैसेज करना चाहिए अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। सारे लोग इस नंबर पे अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के मैसेज कर दो, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्रुप में एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट 3 पे चलेंगे इसके बाद। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। यूनिट 3 है मित्रों, उसमें पहला क्वेश्चन है कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया कहानी की कथा वस्तु में प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। राजा निर्बंसिया था तो जो निसंतान था, इसके बारे में अपन पूरी चीज पढ़ेंगे भाई। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्बंसिया आधुनिक जीवन की विसंगति और मध्यवर्गीय खोखलेपन की अत्यंत मार्मिक रचना है। इसमें पौराणिक लोक कथा और समकालीन यथार्थ को समांतर रूप से बना गया। 2 कथाएं साथ साथ चलती है इसमें, एक निसंता राजा निर्बंसिया की पारंपरिक लोक कथा और दूसरी यथार्थ के धरातल पर जगपति और उसकी पत्नी चंदा की कहानी। जगपति के बीमार और बेरोजगार होने के कारण परिवार में भयंकर आर्थिक संकट फंस गया। पति के इलाज के घर चलाने की व्यवस्था चंदा का अस्पताल कंपाउंडर बच्चन सिंह के साथ नैतिक समझौता करना पड़ता है, जिससे चंदा गर्भवती हो जाती है। जगपति अपनी शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक नपुंसकता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कर्ज, पत्नी के भटकाव और सामाजिक तानों से उपजी आत्मग्लानि के कारण अंततः आत्महत्या कर लेता है। कि उसकी जो पत्नी है ना, वो अपने पति के इलाज के लिए जो वहां का अस्पताल कंपाउंडर है बच्चन सिंह, उसके साथ नैतिक समझौता करती है, जिससे वह गर्भवती हो जाती है। ये सारी चीजें सुन के जो भाई राजा था वो क्या आत्महत्या कर लेता है। प्रमुख समस्याएं क्या है? आर्थिक व्यवस्था थी पहली समस्या। किस प्रकार भयानक गरीबी, कर्ज इंसान को अपनी नैतिकता, आदर्श समझौता करने मजबूर कर देता है भाई। आदर्श समझौता मजबूर किया है चंदा को। मध्यम वर्गीय पुरुष का अहम जगपति का अंत भी जो न पत्नी की रक्षा कर पाता है और न ही सामाजिक मर्यादाओं को टूटने का दंश झेल पाता है। स्त्री की मजबूरी कि भाई वो जान बचाने के लिए अपना शरीर सौंप देती है किसको? बच्चन सिंह को। और टूटते मूल्य आधुनिक समाजिक पारंपरिक नैतिकता, आस्था और पारिवारिक रिश्तों का विघटन भी होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका अगली क्लास आपको मिल जाए और सारे जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। मैं कह रहा हूँ ये क्लास देख लेना, सीरीज वीरीज सब छोड़ देना भाई। ये क्लास आप लोग पढ़ लोगे ना तो रामबाण ऊपर रहने वाले आप लोगों की क्लास। सारे क्वेश्चन इसी क्लास में से पढ़ेंगे और यही उत्तर याद करने सेम ऐसे कैसे आपको लिखने हैं बस। गदर कहानी में नारी चरित्र का वर्णन करना है भाई। गदर चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विद्रोही और स्वतंत्र सेनानी। गदर समाज की रूढ़ियों और झूठी मर्यादाओं की परवाह नहीं करती। पति की मृत्यु के बाद जब उसे लगता है कि उसके बेटे निहाला आदि उसका उचित सम्मान नहीं कर रहे, तो अपने आप्त सम्मान के लिए एक दूसरा घर चुन लेती है। यह कदम उसके विद्रोही स्वभाव को दर्शाता है कि भाई उसके बच्चे उसका सम्मान नहीं करते तो दूसरे घर अपने देवर ढोडी का घर चुन लेती है। स्वाभिमान और निर्भरता। गदर किसी के आगे नहीं झुकना चाहती, उसका स्वाभिमान उसके लिए सर्वोपरि है। वह पितृ सत्तात्मक समाज, पंचायत, पुलिस किसी भी खोप नहीं खाती, अपने निर्णय स्वयं लेती है। बढ़िया बात है। तो गहरा प्रेम और ममता। ऊपर से अत्यंत कठोर व्यवहारिक दिखने लगी, गदर भीतर से भारी संवेदन मुक्त प्रेम से भरी हुई है। अदम्य साहस और बलिदान। अपने पूर्व पति के सम्मान की रक्षा के लिए वह पुलिस की गोलियों का डटकर सामना करती है, मृत्यु को गले लगा लेती है, लेकिन पति का मृत्यु बहुत शान से पूरा करवा के दम लेती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? गदर एक ऐसी नारी है जिसमें अद्भुत जिजीविषा, स्वाभिमान, अदम्य साहस का अनूठा संगम है। वह हिंदी कथा साहित्य की उन चंद नायिकाओं में से एक है जो अपने अधिकार, सम्मान और प्रेम के लिए पूरे समाज और सत्ता से अकेले टकराने का हौसला रखती हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया भाई, भारत पाकिस्तान विभाजन है उस पर लिखी गई कहानी है, तो इसको पढ़ेंगे अपन लोग। भारत पाकिस्तान विभाजन, इसका क्या है? इसके मुख्य पात्र सानी। आप लोगों को मैं समझाऊंगा, उसको समझना। सानी होती है भाई वह एक क्या समृद्ध, उद्धार और सम्मानित वृद्ध विधवा है। मतलब कि उसके पास पैसे बहुत है, गांव की हवेलियां, जमीनें, चिनाब नदी उसका ही वर्चस्व है, हर जगह उसका वर्चस्व है। लेकिन क्या है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मिलिट्री आती है, मिलिट्री फोर्स आती है और वो उसको उसी के गांव से और घर से निकाल देती है, तो वह दर दर भटकने लगती है। मतलब पहले राजा महाराजा की तरह रहती थी, फिर दर दर भटकने वाली बन जाती है। तो ये होता है सिक्का बदल गया। ठीक है, देखो विभाजन की पहचान का संकट। मैंने बताया जो सानी थी गांव की मालकिन थी और फिर वो दर दर भटकने लगी, ये तो पहचान का संकट होगा। भावनात्मक आघात,
कि राजनेता अपने रेखाओं के कारण सदियों पुराने भाईचारा और संवेदनाओं को एक झटके में खत्म कर देते हैं। ये इसकी बिंदु रहेंगे। अगला है, त्रिच कहानी के प्रतीकात्मक स्वरूप और संदेश की विवेचना कीजिए। उदय प्रकाश की त्रिच कहानी। समकालीन कथाकार उदय प्रकाश की कहानी त्रिच जादू यथार्थवाद की तकनीक पर आधारित एक अत्यंत शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक रचना है। यह कहानी ग्रामीण सरलता और शहरी क्रूरता के बीच एक भयानक टकराव को दर्शाती है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो ना यार, बार बार आ लिखा हुआ तो आप लोग कर लीजिए ना। सारे लोग वीडियो लाइक जरूर कर देना। राजस्थान विश्व जितने विद्यार्थी है टेलीग्राम चैनल करके इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो लाइक जरूर कर देना। जैसे असली विष कि भाई एक तिरिच है ना, उसको एक जीव नहीं बल्कि आधुनिक समाज में जो आज भय, डर, आतंक, अजनबीपन है और हिंसक प्रवृत्ति उनका प्रतीक माना गया है कि भाई समाज में जो विष है वो है डर, आतंक, ये है विष। जीव असली विष नहीं, आज तो समाज वो असली विष है। समाज किसी को खोखला कर सकता है, किसी व्यक्ति को मार सकता है समाज अपनी बातों से। कहानी में पिता को तिरछ जंगल में काटता है, लेकिन उसकी मौत उससे विष से नहीं होती बल्कि शहर के तथाकथित सभ्य लोगों की अमानवीय मारपीट से होती है। ठीक है, कहानी का मूल संदेश क्या है भाई? मानवीय संवेदना की मृत्यु। कहानी यह संदेश देती है कि आधुनिक शहरीकरण आज हम देखते हैं समाज में तो लोग एक दूसरे के प्रति क्रूरता दिखाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं, तो उससे क्या है कि मानव संवेदना की मृत्यु हो चुकी है। सभ्यता तो खत्म ही हो चुकी है, सभ्यता धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जैसे शहर का समाज एक सीधे साधे ग्रामीण ऐसा व्यक्ति को पागल बना सकता है और चोर समझ के पीट कर मार डालता है। ये हमारी खोखली और हिंसक होती जा रही सभ्यता पर गहरा प्रभाव है। भय का मनोविज्ञान। कहानी यह भी दर्शाती कैसे आधुनिक जीवन का अनजाना भय, असुरक्षा और अविश्वास आम आदमी के अवचेतन के मन में गहरे तक बैठ जाता है, जो सपने में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। निष्कर्ष ये है कि भाई तिरछ ऐसा कह रहा है कि आधुनिक समाज जो समय है उसके अमानवीय यथार्थ, आंधी होती व्यवस्थाएं और टूटे मानव मूल्य एक डरावना लेकिन सच्चा दस्तावेज है। समझ रहे हो कि भाई देखो तिरछ है वो जहर को माना गया, विष को माना गया है, विष जीव जंतु को माना गया है। लेकिन इसमें अपन को क्या संदेश मिलता है कि विष वही नहीं, विष अपना भी है भाई। लोगों में विष आजकल एक दूसरे के प्रति क्रूरता है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। ये सारी चीज इसमें आती है। तो भाई इकाई 4 है, लास्ट है। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो। इसमें तो एक क्वेश्चन है धमाकेदार बताऊंगा, उसका रट्टा मार लेना। एक क्वेश्चन अगर उसने पढ़ लिया, आपने उसको आपने पढ़ लिया तो आपको रामबाण उपाय मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सेम टू सेम छपेगा एग्जाम के अंदर। और आप कहोगे सर आपने जो बताया वही है, बस आपको पढ़ लेना उसको। इस क्लास में उसको 3-4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसको अलग अलग भागों में मैंने बांटा है। ग्लोबल गांव का देवता, ये जो उपन्यास इसके बारे में 2 पेज पढ़ लेना आप। तो ग्लोबल गांव का जो देवता है उस उपन्यास के 2 पेज पढ़ लेना मित्रों। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास है, उसके 2 आप पेज पढ़ लेना। सेम टू सेम एग्जाम में आएगा, इसका सांस पढ़ लेना। आप छाप दोगे एग्जाम के अंदर, मेरा वादा है, जूनियर एजुकेशन का वादा है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, आपके पेपर में ग्लोबल गांव का देवता वर्ड आपको मिलेगा, पक्का ही मिलेगा। 4 मिनट में इसको रट्टा मार लेना भाई। मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये आएगा भाई, आएगा 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 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो ग्लोबल गांव का देवता के आदर्शवादी नहीं बल्कि आदिवासी विमर्श है और भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके दुष्प्रभावों पर केंद्रित एक अत्यंत जरूरत और मार्मिक रचना है। मतलब भाई एक अशुद्ध जनजाति है, आजकल भूमाखियों खनन की वजह से वह जनजाति खत्म होने जा रही है, उस पर आधारित ये उपन्यास है कि अशुद्ध को मैं बताया असुर जनजाति है वो क्या किसी समय लोहा गलाने की प्राचीन विद्या में निपुण होती थी। ये आज के विकास की दौर में जैसे खनन माफिया है, जंगलों को काट रहे हैं, जल जंगल जमीन को नष्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कि वह विलुप्त होने की कगार पे है। उपन्यास दर्शाता है कैसे विकास के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनी में बताया ना, एमएनसी, खनन माफिया, ठेकेदार, ये सारी चीज जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं। शीर्षक की सार्थकता कि भाई शीर्षक सही है, अत्यंत सटीक है, प्रतीकात्मक और गहरा व्यंग्यात्मक भी है। ग्लोबल गांव ये आधुनिक भूमंडलीकृत दुनिया का प्रतीक है जहां पूरा विश्व मुनाफे पर आधारित खुला बाजार बन गया है। देवता, यहाँ देवता शब्द का प्रयोग पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनियों भ्रष्ट राजनेताओं में एक तीखे व्यंग्य रूप में हुआ है। भाई ठीक है, जहां देवता रक्षक होते हैं वहीं ग्लोबल गांव के ये नए देवता पूर्व भक्षक हैं। पूर्व भक्षक के भाई जनजातियां खत्म कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, विस्थापन बढ़ा रहे हैं। तो ये भाई ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी मालिक वगैरह हैं ये वहां के भक्षक हैं। इसमें पूछ लिया कि आदिवासी जीवन और विस्थापन की समस्या विश्लेषण कीजिए, वैश्वीकरण। मैंने बताया ना, आप तो ग्लोबल गांव के देवता के बारे में 2 पेज पढ़ो। ग्लोबल गांव के जो देवता हैं इस कहानी इस उपन्यास के आप 2 पेज पढ़ लीजिए,
गारंटी से चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे नंबर ले जाओ, कंप्लीट नहीं अच्छे नंबर ले जाओगे। तो आदिवासी जीवन क्या है? जैसे उपन्यास असुर जनजाति के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन चिंतित करता है। प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव, सदियों से लोहा गलाने की कला में निपुण ये जनजाति आज आधुनिकता की मार झेलते हुए अपने अस्तित्व, असीमितता और संस्कृति बचाने के लिए लड़ रही है। सही बात है, कोई टाइम लोहा गलाने में निपुण होती थी जो जनजाति, कौन सी? असुर जनजाति, आज खुद का अस्तित्व नहीं बचा पा रही है। दूसरा, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? जैसे वैश्वीकरण का भाई मुनाफे का उत्पाद बन गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी कंपनियां हैं, वो क्या है राजनीतिक पार्टी से मिलकर साथ ही मिलकर और खनिजों की अंधी लूट मचा रखी है और शांतिपूर्ण जीवन को तबाह करती है। विस्थापन की त्रासदी, अब भाई देखो जंगलों में खनन चलेगा तो वह जनजाति है, ये विस्थापन होगी तो विस्थापन की त्रासदी भी इस प्रकार से रहेगी कि मान लो आप जहां रह रहे हो मित्रों, वहां कोई लोग आके मॉल बना दे, कोई खनन उत्पादन स्टार्ट कर दे, जल जंगल जमीनों को लूटना शुरू कर दे, तो वहां से आपको विस्थापन होना ही पड़ेगा, विस्थापित होना ही पड़ेगा। ये उपनिवेश एक कड़वा सत्य उजागर करता है कि वैश्वीकरण का यह चमकता और विकास मॉडल आदिवासियों के लिए पूर्ण विनाश लीला है जो उन्हें विस्थापन की अंतहीन अंधेरे में धकेल रहा है। नेक्स्ट है भाषा शैली क्या है, उद्देश्य क्या है? समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाली इस प्रकार से है। सीधी सी बात है, ग्लोबल गांव के देवता उसके बारे में पढ़ना आपको। भाषा शैली क्या है भाई? इस उपन्यास की भाषा यथार्थवादी, सहज और हृदय को भेदने वाली है। लेखक ने मानक हिंदी के साथ साथ स्थानीय आदिवासी बोले जैसे असूरी, मुंडारी, नागपुरी के शब्दों को मिथक होगा स्वाभाविक प्रयोग किया है। इससे कथा में सजीवता, सांस्कृतिक प्रमाणिकता आ गई। इसकी शैली विवरणात्मक होने के साथ साथ पूंजी और व्यवस्था पर भी गहरा व्यंग्य भी करती है। उद्देश्य उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीकरण और विकास उस पूर्व जन विरोधी चेहरे को बेनकाब करना है। आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर रहा है। लेखक हाशिए पर पड़े असुर जैसे समुदाय के छिलते प्राकृतिक संसाधन नष्ट और संस्कृति और उसके मुख्य कर्णन के समाज के सामने लाना चाहता है। समकालीन प्रासंगिकता, आज के दौर में यह उपन्यास सर्वाधिक प्रासंगिक है। वर्तमान में जब कॉर्पोरेट घराने और खनन माफिया द्वारा जल जंगल जमीन की अंदर लूट हो रही है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है और आदिवासी विस्थापन एक वैश्विक संकट बन चुका है, तब ये प्रकृति और ये प्रकृति नहीं करती आएगा भाई, हमें सूचित करते ये उपन्यास आज से तथाकथित विकास मॉडल में गंभीर और तीखा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, मैंने आपको इस क्लास में जो क्वेश्चन बताया, जो आंसर बताया वो रट लेना। और ग्लोबल वाला देवता है जो आपका ग्लोबल गांव का जो देवता है, इस पे 2 पेज याद करेगा, चौथी यूनिट पूरे नंबर ले जाओगे और यही क्वेश्चन आने वाला है। तो साथियों, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर बताया उस पर अपना नाम और राशि लिख के भेज देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास के लिए यार वीडियो लाइक तो कर देना आप लोग, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों का काम बनता है ना, लाइक तो कर सकते हो ना। तो सारे दोस्त अपने फ्रेंड्स तक शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही राजस्थान स्टडी को अपडेट आए, नोटिफिकेशन आए, तो आपके पास सीधे आपके मोबाइल पर स्क्रीन पहुंचे। सारे लोग शेयर करो और वीडियो को लाइक कीजिए।